हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के बच्चों के लिए हमने एक वीडियो कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम मैथ्स और साइंस का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे। मैथमेटिक्स में हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर यानी द रियल नंबर शुरू किया है, जिसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जरूर जाकर उसे देख लें, क्योंकि आज हम द रियल नंबर्स के सेकेंड वीडियो में उसके आगे की कहानी देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, और साथ ही हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट। लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मैंने द रियल नंबर्स के फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कंपोजिट नंबर्स को विथ एग्जांपल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज जाकर वहां पे समझ लें और देख लें। अब फिर से वापस आते हैं हम स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अब ये यूनिक का क्या मतलब है? तो यूनिक का तो वैसे हिंदी में मतलब होता है अद्वितीय। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपका फिंगरप्रिंट, जो आपका फिंगरप्रिंट है वो केवल आपका ही होता है, वो और किसी का नहीं हो सकता, वो और किसी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर सकता। तो आपका फिंगरप्रिंट आपके लिए क्या है? यूनिक है। आपका मोबाइल नंबर आपके लिए यूनिक है, जो आपका मोबाइल नंबर है वो किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। आपका बैंक अकाउंट नंबर यूनिक होता है। आपका जो आधार आईडी होता है 12 डिजिट्स का, वो भी यूनिक होता है। तो इस तरह से किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। जैसे 18 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 ये केवल 18 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, ये और किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। उसी तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 या 3 क्यूब इंटू 7 ये केवल 189 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है और किसी भी दूसरे कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। लेकिन इसमें आगे भी एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, उसका ऑर्डर यूनिक नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आप 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। इन प्राइम फैक्टर्स को आगे पीछे घुमा फिरा के लिख सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। हालांकि हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बहुत छोटी क्लासेस से ही जानते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको देखेंगे इस बार। तो एचसीएफ ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। इसमें दो कीवर्ड्स को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, कॉमन और स्मॉलेस्ट। मतलब क्या हुआ इसका कि नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स के स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है एचसीएफ के लिए। मतलब जिन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए कि उनमें कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आप लिख लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स की मिनिमम पावर्स आपको क्या दिख रही है प्राइम फैक्टराइजेशन में। उन मिनिमम पावर्स को रेज कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। उसी तरह से एलसीएम ऑफ नंबर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। इसमें आपको हाईलाइट करना है ईच और ग्रेटेस्ट। ठीक है, मतलब कि इस बार आपको क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हुए हैं उन सबको लिख लेना है और
उन प्राइम फैक्टर्स की जो सबसे बड़ी बड़ी पावर आपको दिख रही है वो पावर चढ़ा देनी है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, एचसीएम मिल जाएगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी एक्सरसाइज में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा, वहां पे हम एक बार फिर से देख लेंगे कि नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है, एचसीएफ के लिए आपको कॉमन और स्मॉलेस्ट याद रखना है, एलसीएम के लिए आपको ईच प्राइम फैक्टर और ग्रेटेस्ट याद रखना है। मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हम नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एक और बहुत जरूरी बात लिखी हुई है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों कोई भी ए और बी, तो ए और बी का एचसीएफ इंटू ए और बी का एलसीएम इक्वल टू होता है ए इंटू बी। यानी आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये चीज केवल दो नंबर्स के लिए ही ट्रू होगी, ये दो से अधिक नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होगी। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स, नहीं। दो नंबर्स के लिए उन दोनों नंबर्स का एलसीएम इंटू उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ इक्वल टू उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशंस पे। अब जो आज के वीडियो का पहला और इस चैप्टर का चौथा इलस्ट्रेशन है वो मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 से लिया हुआ है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे पहला है 140, तो 140 को हम क्या ले सकते हैं, 140 को हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, उसी तरह से 156 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, उसी तरह से 3825 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, 5005 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। 7429 मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप खुद कोशिश करें उसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने के लिए। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी जो अभी अपन ने ऊपर सीखा था उसी का एप्लीकेशन है। तो हमें गिवन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और साथ साथ ये वेरीफाई करना है कि उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में आपको ध्यान रखना है कॉमन एंड स्मॉलेस्ट, एलसीएम में आपको ध्यान रखना है ईच प्राइम फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 26 और 91 का हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो 26 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू हो गया 7 इंटू 13। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या करते हैं अपन, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर को देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 13, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1। तो 13 की पावर 1 यानी 13, यानी 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में अपन क्या करते हैं, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व एंड ग्रेटेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए कि 26 और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो 2 लिख लिया आपने, 7 लिख लिया और 13 लिख लिया। अब इन सबकी मैक्सिमम पावर्स कितनी कितनी दिख रही है, तो सबकी एक एक ही पावर दिख रही है। तो 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, यानी ये कितना हो जाएगा, 182। तो 26 और 91 का एचसीएफ 13 आ गया और एलसीएम 182 आ गया। अब हमें केवल एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना था, हमें एक और चीज वेरीफाई करनी थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आया है, 13 इंटू 182, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2366। अब देखते हैं कि क्या 26 और 91 यानी जो नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट भी 2366 आ रहा है। तो 26 इंटू 91 करने पर भी हमें प्रोडक्ट 2366 ही मिलेगा। मतलब ये वेरीफाइड हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब नेक्स्ट नंबर्स हैं 510 और 92। तो 510 और 92 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू
17 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 23। एचसीएफ में आपको क्या ध्यान रखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर और स्मॉलेस्ट। तो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर आपको कौन दिख रहा है 2, और 2 की आपको मिनिमम पावर कितनी दिख रही है, 2 की मिनिमम पावर आपको 1 दिख रही है, तो 2 की पावर 1 कर देना है। तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यानी 510 और 92 का एचसीएफ हो जाएगा 2। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में आपको क्या याद रखना है, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व और ग्रेटेस्ट। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, 2 इन्वॉल्व हुआ है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। तो सबसे पहले आप सबको लिख लीजिए 2, 3, 5, 17 एंड 23। उसके बाद आपको इन प्राइम फैक्टर्स में ग्रेटेस्ट पावर चढ़ानी है, यानी आपको 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है 2 दिख रही है, तो 2 की पावर 2 कर लीजिए। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है 1, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1 एंड 23 की पावर 1। और इन सबको फाइनली क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मल्टीप्लीकेशन क्या मिल जाएगा 2, 3, 4, 6, 0, यानी 510 और 92 का एलसीएम क्या आ गया 2, 3, 4, 6, 0। अब फिर से एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आ रहा है। तो 510 इंटू 92 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 46920। और अगर इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा 2 इंटू 23460 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 46920, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दोनों बराबर आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप उसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ कितना कितना आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से मैंने एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं। तो इस बार हमें सीखना है कि 3 नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके पिछले वाले इलस्ट्रेशन में हमने सीखा कि 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 इंटू 7। अब हमें एचसीएफ में क्या ध्यान रखना होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर एंड स्मॉलेस्ट। तो आपको 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या दिख रहा है 3, और 3 की आपको मिनिमम पावर स्मॉलेस्ट पावर क्या दिख रही है 1। तो आपका एचसीएफ आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का 3 की पावर 1 यानी 3। अब हम बात करें अगर एलसीएम की, तो एलसीएम में हमें क्या ध्यान रखना है, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व एंड ग्रेटेस्ट। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 12, 15 और 21 में आपको कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। आपने 2, 3, 5, 7 लिख लिया। फिर इन प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर्स आपको कितनी कितनी दिख रही है, तो 2 की आपको मैक्सिमम पावर दिख रही है 2, 3 की आपको मैक्सिमम पावर दिख रही है 1, 5 की आपको मैक्सिमम पावर दिख रही है 1 और 7 की आपको मैक्सिमम पावर दिख रही है 1। इन सबको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 5 60, 67 420, यानी 12, 15 और 21 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 420। तो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, जो कि मैंने एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज से ही लिया हुआ है। गिवन दैट एचसीएफ 306,657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306,657। तो हमें ये पता है कि 2 इंटीजर्स ए और बी हों, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो उन दोनों का एलसीएम इंटू उन दोनों का एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है ए इंटू बी, यानी उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657। एचसीएफ हमारा 9 है, तो 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू 201042। तो एलसीएम इक्वल टू 201042 अपॉन 9, तो हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा 22338। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी क्या n के किसी भी नेचुरल नंबर वाली वैल्यू के लिए 6 की पावर n के यूनिट डिजिट में 0 आ सकता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो अगर 6 की पावर n का यूनिट डिजिट 0 हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, तो 6 की पावर n को 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 0 आ रहा है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। तो अगर 6 की पावर n के भी यूनिट डिजिट में 0 आएगा तो 6 की पावर n को भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए। लेकिन 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3 की पावर n। यानी 6 की पावर n में हमेशा हमें 2s और 3s ही दिखेंगे, 5 कहीं से भी नहीं आने वाला। क्योंकि हम जानते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस बात की गारंटी है कि 6 की पावर n में 2 इंटू 3 की पावर n ही आता है, ड्यू टू द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस वजह से जब 5 आ ही नहीं सकता तो 6 की पावर n का कभी भी यूनिट डिजिट 0 पॉसिबल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो दो नंबर्स गिवन है हमें, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये पहला नंबर, और दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में भी बता चुका हूं और फर्स्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ऐसा नंबर जिसके मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स हों या जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हों या दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है। तो अगर हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में से 13 कॉमन लें तो ब्रैकेट में बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78, और फैक्टराइज करेंगे तो 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स है। 13 एक प्राइम फैक्टर है, एक 3 प्राइम फैक्टर है और एक 2 प्राइम फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। दूसरे नंबर में देखें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5040। और इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5045। इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो बन जाएगा 5 इंटू 1009। 5 भी एक प्राइम नंबर है और 1009 भी एक प्राइम नंबर है, यानी यहाँ पे भी हमें दो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर दो प्राइम नंबर्स दिख जाएं तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है। Hence the given numbers are composite numbers. अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया को वन राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को उतना ही चलने के लिए 12 मिनट लगते हैं। अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें, सेम टाइम पे स्टार्ट करें और सेम डायरेक्शन पे चलें तो दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये जान पाएंगे कि 36 मिनट्स के बाद सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे और वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, और 36 मिनट्स बाद ही रवि के 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे और रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा। यानी 36 मिनट बाद ही दोनों एक साथ फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में खड़े हुए मिलेंगे। अब 36 क्या है? 18 और 12 का एलसीएम। यानी कुल मिला के जो हमें रिक्वायर्ड टाइम मिलेगा वो कैसे मिलेगा? 18 और 12 का एलसीएम निकाल के। तो सॉल्यूशन देख लीजिए।
कि सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स। रवि को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। तो उन दोनों को दोबारा मिलने में जो टाइम लगने वाला है वो 18 और 12 का एलसीएम होगा। हमें पता है कि दो नंबर्स का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, और 18 और 12 का हमें एलसीएम मिल जाएगा 36। इस प्रकार सोनिया और रवि जो है 36 मिनट बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में एक बार फिर मिलेंगे। आज हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।